हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कोरिलेशन रिग्रेशन का पार्ट 5 देखेंगे। इसमें हम आगे कुछ एग्जांपल्स और सोल्व करेंगे जो ओल्ड पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये आपके कंसेप्ट स्कोर क्लियर करेगा। तो ये एक क्वेश्चन है, स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक स्टैटिक्स। तो स्कैटर डायग्राम किस काम में आता है ये हमने पढ़ा है। नेचर ऑफ कोरिलेशन इन द टू सीरीज, नेचर ऑफ कोरिलेशन जो दो डाटा की सीरीज है उनके बीच में कोरिलेशन को बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। न कि वेरिएबिलिटी न रिग्रेशन। रिग्रेशन अलग चीज होती है जो हम आगे देखेंगे। ये ट्रेंड भी हम देखेंगे आगे क्या होता है। वेरिएबिलिटी नहीं बताता है, डाटा के बीच में कोरिलेशन बताता है स्कैटर डायग्राम। फिर उसके बाद एक आगे और सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाई, तो हमें पता है ये आर से डिनोट करते हैं, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो है सीरीज में केस स्टडी के का एग्जांपल है। ये जो केस स्टडी का एग्जांपल है और ये क्या बोलता है, ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर परफॉर्म्ड एन एनालिसिस ऑफ द नंबर ऑफ मशीन मालफंक्शंस and the hours of employee trained as a part of workplace safety review। उसने क्या किया है? एनालिसिस किया है नंबर ऑफ मशीन माल फंक्शन एंड नंबर ऑफ ट्रेनिंग। उन्होंने 402 एम्प्लॉइज पे ऑपरेशन किया। ऑपरेटर यील्डेड द फॉलोइंग सम्स ऑफ स्क्वायर्स। 402 मशीन एम्प्लॉय ऑपरेटर्स पे उसने एनालिसिस परफॉर्म किया और उनकी ट्रेनिंग और मशीन माल फंक्शन से। अब इसमें दिया है सम ऑफ हावर्स स्क्वायर्स फॉर हावर्स ऑफ ट्रेनिंग इज 6280, sum of squares for machine malfunction is 16060, sum of squares for the hours of training times malfunctions and machine mishaps या malfunctions misfunctions है, machine misfunctions या mishaps is -1940। तो इसमें जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, ये जो डाटा एन 402 ये दिखा रहा है एम की वैल्यू 402 एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 402 को। और सम ऑफ स्क्वायर हमने क्या बताया था? हावर्स ऑफ ट्रेनिंग। इसका मतलब कि सम ऑफ हावर्स ऑफ ट्रेनिंग को अपन अगर इंडिकेट कर रहे हैं, हावर ऑफ ट्रेनिंग एक डाटा हो गया, दो डाटा हो गए, एक हावर ऑफ ट्रेनिंग, इसको अगर अपन एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं और मशीन मिस फंक्शंस या मशीन मिसहैप्स उसको अपन किससे इंडिकेट कर रहे हैं? उसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं वाई से। तो सम ऑफ स्क्वायर जो हमने देखा था वो क्या था? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम। यही तो होगा सम ऑफ स्क्वायर्स। वो कितना है? 6280। हमने देखा था ना कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 6280, सम ऑफ स्क्वायर इस चीज को बोलते हैं। दूसरा समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपने पास कितना दिया हुआ है? वो हमारे पास दिया 1060। और उसके अलावा सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर द हावर्स ऑफ ट्रेनिंग टाइम्स मशीन मिसहैप्स। इसका मतलब क्या हो गया कि समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपने को कितना दिया हुआ है? -1940। इन दोनों के बीच में इनका समीशन कितना दिया हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज काम की जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन को निकालना है। क्या निकालना है? वो ये केस स्टडी का डाटा है और ये डाटा दिए हुए। अब हम आगे देखते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो दोनों चीज है कि मशीन मोल फंक्शंस और एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक जो कॉमन सेंस हम ये बोल सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग ज़्यादा होगी तो मशीन का मिस फंक्शन क्या होगा? कम होगा। और मशीन का मिस फंक्शन कम होता है, इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? नेगेटिव में। और ये इससे भी पता लग रहा है कि ये वाली चीज़ नेगेटिव में आ रही है, बाकी ये तो दोनों तो पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि स्क्वायर होते हैं। तो मतलब इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि what is the correlation between hours of training and machines misfunctions। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर तीन आंसर है जो नेगेटिव में थे। इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। क्लियर है ये? अब ये तीनों में से मतलब और ये दो बार आया हुआ, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली बी आंसर होगा। फिर भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि एक फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समीशन y माइनस वाई बार का
स्क्वायर। ये कैसे आता है फॉर्मूला, आप ये हमारे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो समीशन एक्स बाई एक्स बार ये अपने पास दिया हुआ -1940 और ये अंडर रूट में दिया हुआ है अपने पास 6280, ये वाली चीज़। और ये वाली चीज़ अपने को क्या दी हुई है, समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर वाली जो चीज़ है वो दी हुई 1060। तो आपको देखो ये डाटा नहीं दिया हुआ है, बस उनके स्क्वायर्स दिए हुए हैं, सम ऑफ स्क्वायर दिया हो, तो ये आंसर आ जाएगा 0.75195। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, बी है। तो कोरिलेशन इनके बीच में काफ़ी अच्छा है और 0.75 के बीच में इसका कोरिलेशन है, पर वो नेगेटिव में, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होगा इन दोनों डाटा के बीच में, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। तो ये माइनस में आएगा और 1 के काफ़ी नज़दीक है, तो मतलब अच्छा रिलेशनशिप है। क्लियर है? तो आप ये यहाँ से भी सोच सकते हैं। दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोरिलेशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोरिलेशन, तो इसमें आप देखिए कि इसमें जो एक डाटा है ये 0.003, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी सॉल्यूशन करो तो आप एक बार ऑप्शन की तरफ नज़र जरूर डाल लो, क्योंकि तो ये नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आंसर तो इसका पक्का नहीं है। और बाकी आंसर ये भी नहीं होगा 0.752, क्योंकि ये तो कोरिलेशन के बराबर ही आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इतना तो होगा नहीं, कितना डेविएशन हो फिर तो ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं बाई चांस अगर मेरे को सोल्व नहीं करना है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये डिजिट ऐसे है 0.752, तो एटलीस्ट थोड़ा कम तो होगा उससे, तो ये आंसर होना चाहिए डी। बट हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है कोरिलेशन का, वो क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n-2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये बुक में नहीं है पर अपन ने समझा था, और r की वैल्यू क्या माइनस 0.752 का स्क्वायर, और n क्या है 402, ये जो हमारा n है, और ये -2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0329। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0.033 आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो ये आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा तो आप इनको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमारे पुराने जो हमने सैम्पलिंग में पढ़ा था, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था कि पॉपुलेशन के लिए कोरिलेशन हो तो उसके लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होना चाहिए। तो अपन को पता है कि मीन जो आर की वैल्यू आई है वो आई है -0.752, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा आया है वो कितना आया है, वो हमारे पास आया है 0.033, ये माइनस। तो ये अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, इसका जो अपन ग्राफ बनाएं, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है -0.752 है, और उसके बाद आपको -0.752 इसका मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये अपने पास इस तरीके से हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। अब पूछ रहे 95% के लिए क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। तो 95% के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि कुछ एरिया इधर जाना पड़ेगा 0.752 के, और कुछ एरिया इधर जाना पड़ेगा। ठीक है? तो मतलब आपको ये जो हमारा है इसको हम थोड़ा और क्लियर बना लेते हैं कि अगर आपका मीन -0.752 है, तो आपको कुछ इधर जाना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। और अपन को 95% के लिए तो मतलब आधा इधर जाना पड़ेगा, आधा इधर जाना पड़ेगा। इधर मतलब 95% बाई 2 होना चाहिए इस एरिया में, और इस एरिया में भी 95% बाई 2 आना चाहिए। और इसके लिए अपन एक जेड पढ़ा था, जेड का मतलब सिग्मा का कितना गुना जाना है। तो सिग्मा का कितना गुना जाना है वो हमें पता है कि सिग्मा का इधर कितना गुना जाना है और सिग्मा का इधर कितना, तो वो वैल्यू आते जेड बराबर 1.96। तो 1.96 सिग्मा इधर जाना है और 1.96 सिग्मा इधर जाना है। तो आप 1.96 सिग्मा निकाल लीजिए, तो आपके पास ये आएगा 1.96 जो है इंटू सिग्मा, और सिग्मा कितना है आपके पास 0.0331, तो ये आ रहा है लगभग 0.04664। तो 1.96 सिग्मा मतलब 0.064 आ रहा है, 0.033।
1.96 इंटू 0.033, तो ये आ रहा 0.06468। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसमें से इधर की तरफ घटाना है तो -0.752 माइनस 0.064 ये वाला पॉइंट, तो ये आ जाएगा माइनस 0.064, तो ये लगभग 0.816 या -0.816 आ जाएगा। और उधर की तरफ कर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये चीज़ जोड़नी पड़ेगी 0.064, तो ये आ जाएगा। ये हमने ऐसे क्वेश्चन आप पहले किए हैं, जिनको अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो हमारा सैम्पलिंग जो वाला चैप्टर है उसको एक बार आप देख लीजिए, सैम्पलिंग मेथड्स वाला चैप्टर जो है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -0.688 लगभग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -0.688 और ये हो जाएगा -0.816, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। अब आप इसको सोल्व करना है तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे को 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये -0.75 के करीब है, तो -1 इधर और माइनस, तो इन ये दोनों से बराबर डिस्टेंस नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी तो आंसर कट ही गया, सी आंसर है, ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, ये तो होगा ही नहीं, कुछ तो इधर जाना है, कुछ इधर जाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला डाटा दोनों में कॉमन है, तो ये इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस, मान लो आपको पता नहीं 95% के करस्पॉन्डिंग जेड क्या होना है, तो भी आप ये देख सकते हैं कि भाई -0.6871 से 0.752 की बीच की डिस्टेंस कितनी है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको पता लग जाएगी, वो डिस्टेंस हमारे पास 0.064 आएगी, तो इधर भी आपको कितना जाना है, 0.064 ही जाना है, तो फिर आंसर क्या होगा, डी होगा। तो बिना सोल्व किए, बिना उसके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको मतलब पहले के आंसर पता है और इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, 95% कॉन्फिडेंस इंटर, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस एग्जाम में वो आपको बस सिंपल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो ये चाहता है। इस जैसे अगला पार्ट है वो और ज़्यादा सिंपल है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द जेड स्कोर, मतलब जेड का मतलब सिग्मा का कितना उधर जाना पड़ेगा फॉर पॉपुलेशन कोरिलेशन फॉर, ये एक टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट का नाम लिखा है H0 नाम दिया है, कुछ भी नाम दिया है, उसमें आप ये ले रहे हैं, ये बराबर 0, मतलब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको 0 हो, तो उसके लिए जेड क्या है, मतलब हमारे पास क्या है, देखो ऐसे है, ये है -0.752। अब इधर आपको आना है 0 तक, तो ये बोल रहा है कि जब आप 0 तक पहुंचोगे तो सिग्मा कितना गुना होगे, सिग्मा कितना है 0.0329, तो उसमें क्या करेंगे कि अब इसमें मतलब प्लस होगा माइनस होगा, एक तो ये डाटा है और एक ये डाटा है, तो और एक ये डाटा है, तो इसमें ये तीन जो डाटा हैं, ये जो तीनों डाटा हैं ये हमारे पास क्या कर रहे हैं कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नेगेटिव में होगा, पर अपन को क्या करना है, इधर आना है। तो जेड का एक क्या होता है कि एक फॉर्मूला भी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि 0.752 से 0 के बीच में, मतलब 0.752 आना है, और 0.752 डिवाइडेड बाय 0.0329 करेंगे आप, तो या 0.033 करेंगे, जो 0.033 करेंगे, इसको अगर अपन सिग्मा को 0.033 लिख दें जैसा पहले हमने लिया था, तो ये क्या हो जाएगा 0.752 डिवाइडेड बाई 0.033, तो ये आ जाएगा 22.78, क्या आ जाएगा 22.78। अब जो जेड का जो फॉर्मूला है वो अब जेड क्या इधर आ रहे हैं, तो क्या है पॉजिटिव में आ रहा है, हमें इसमें कुछ चीज़ जोड़नी पड़ रही है। जेड का फॉर्मूला एक ये भी है जो कि मैंने आपको इस तरीके से भी आप बुक वगैरह में मिलेगा कि जो भी हमारे को गिवन डाटा है माइनस जो मीन डाटा है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, डाटा माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो डाटा हमारे पास क्या है 0, मीन क्या है मीन, और मीन कितना है -0.752 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है 0.033, तब भी क्या आएगा 22.8। अभी हम इधर जा रहे हैं पॉजिटिव साइड में, तो क्या होगा जेड क्या प्लस में लेना पड़ेगा, और इधर जाएंगे तो जेड कैस में आएगा नेगेटिव में, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। आप ये बिना सोल्व किए भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा। इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट किया कि अगर मान लो कोरिलेशन कोफिशिएंट अपन 0 माने तो आपको मीन से कितना जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, मीन से कितना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, सिग्मा का
22.8 गुना जाना पड़ेगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट की एरर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि वो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन 0.033 है, तो मतलब काफ़ी गुना जाना पड़ेगा। इसमें अगला जो पार्ट है वो और सिंपल है कि ये जो आपको क्वेश्चन है काफ़ी बड़े बड़े लगेंगे, जो केस स्टडी वगैरह जो आपके एग्जाम में आ रही है, पर है ये बहुत सिंपल। तो ये क्या बोल रही है कि व्हाट इज द डिसीजन एंड कंक्लूजन फॉर द टेस्ट ऑफ H0, जो पिछले वाले पार्ट में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का ये मतलब होता है कि अपन क्या बात कर रहे हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं कि 5% ही मतलब हमारे को चांस है कि भाई गलत सही हो सकता है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए अगर रो बराबर 0 है तो उसका क्या मतलब है, अगर आपको रो बराबर 0 दिया जाए और आप चाहते हैं कि 5% सिग्निफिकेंस रहे या 95% कॉन्फिडेंस रहे, तो रो बराबर 0 उसमें आता है या नहीं आता, वो ये पूछना चाह रहे हैं। जो H0 है मतलब कि हम जो मान रहे हैं कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है R वो 0 है। तो अब हमारे पास आप देखो 95% कॉन्फिडेंस जिन्होंने सोल्व किया है केस स्टडी में पहले ही, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कितना आ रहा है, -0.8152 to 0.6817। तो अगर 95% जाना है तो वो क्या हो रहा है, माइनस आपके पास ये मीन है वो है -0.752 और आपको 95% के लिए इधर की तरफ जाना है, ये पॉइंट है -0.85 के करीब, और ये माइनस में, और ये है -0.68 के करीब। तो जो 0 है वो तो और बाहर जाएगा, ये 95% में भी नहीं आएगा। अगर 5% आपको सिग्निफिकेंस चाहिए तो ये जो H0 के लिए, H0 मतलब एक हाइपोथेसिस बनाई कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये 0 हो तब क्या होगा। तो ये क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट 95% रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मतलब ये 5% अगर के कॉन्फिडेंस 5% के सिग्निफिकेंस से या 95% कॉन्फिडेंस से आप बोलना चाहते हैं, तो उसमें मतलब H0 नहीं आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करना है। तो ए या बी में से आंसर होगा, सी और डी में से नहीं होगा। अब इसमें दूसरा बोल रहा है कि हावर्स ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग हैव इनवर्स रिलेशनशिप, हैव डू नॉट हैव एन इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप। ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशनशिप है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये जनरली रिपीट हो जाते हैं अलग अलग डाटा सेट के साथ। तो ये हमने इसका एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन देखा। आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।